सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ और आप प्रोग्राम तज्ज़िया देख रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में हमारी को एंकर रीना लियास भी हैं और मुझे गिलगित बल्तिस्तान से हमारे रिपोर्टर नदीम अहमद ने ज्वाइन किया, जबकि लाहौर से हमें साबिर शाह साहब ज्वाइन करेंगे। लाहौर को इसलिए रखा है कि वहाँ पर आज शदीद बारिश हुई और पूरे का पूरा शहर एक तालाब का मंज़र पेश कर रहा था। तो वो जो सारे एक हुकूमती दावे और जो अभी तक जो सिस्टम है, वो जब भी कोई इतनी बड़ी बारिश होती है वो एक्सपोज हो जाता है। तो साबिर शाह साहब से इस पर भी बात करेंगे और जो पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल मुल्क में जो एक्टिविटी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है वो रेप्लिका है, वो एक तरह से ऑफ शूट है जो पाकिस्तान की सियासत है और जिसका आगाज़ हुआ तकरीबन 1.25 साल पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी हो गई तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में। तो उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर भी अदालतों ने तौहीन अदालत और सरदार तनवीर इलियास को इतने शॉर्टेस्ट एक ही दिन जुर्म भी, वो फ़र्द जुर्म भी आयद की और वो उसको उनको फारिग भी कर दिया। यानी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। वो इतना तेज़ तौहीन अदालत की कार्रवाई कहीं नहीं हुई और उनको चलता कर दिया गया। पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया वहाँ पर। अब गिलगित बल्तिस्तान की बारी है। 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ आगाज़ में ही शेयर कर लेता हूँ। वहाँ की जो अदालतें हैं, उनके जो चीफ़ जज हैं वो कौन है, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। इसलिए मैं किसी पे कोई शक का इजहार नहीं कर रहा, मेरी क्या मजाल, मेरी क्या औकात, लेकिन अगर तस्वीर चला सकें, ये हैं सरदार शमीम, ये जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ़ जज हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट में भी जज रहे हैं सरदार शमीम साहब, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी रहे हैं। और इनका ये एक और भी जब हुदैबिया पेपर मिल्स, ये बड़ा एक मशहूर केस था जिसमें शरीफ ख़ानदान को मुलव्वस किया गया था और इसमें इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट भी है जो उन्होंने दिया, एक मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस किया। ये जनाब सरदार शमीम साहब, जब ये लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमा था हुदैबिया पेपर मिल का, तो ये रेफरी जज के तौर पर आए थे। दो जो जज थे, वो एक जज इम्प्लिकेट करना चाहता था, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना चाहता था, दूसरा बरी करना चाहता था। तो फिर एक रेफरी जज को तैनात किया गया इस फैसले के लिए, और वो यही थे सरदार शमीम साहब, और इन्होंने शरीफ ख़ानदान को बरी कर दिया था। ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी रहे 2019 में चंद माह के लिए। फिर 22 नवंबर 2022 को, शरीफ ख़ानदान भूलता नहीं है जो उनके साथ भलाई करे, इसी तरह जो उनके साथ अच्छा ना हो उसको भी नहीं वो भूलते। तो इनको उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का चीफ़ जज लगा दिया। तो अब आज जो हुक्म इम्तना मिला है, इलेक्शंस नहीं होंगे, और बड़े सवाल हुए कि कैसे आप इलेक्शन कर सकते हैं और ये और वो। तो ये सरदार शमीम साहब, जिन्होंने शरीफ ख़ानदान को हुदैबिया पेपर मिल में, जिसकी मतलब बड़ी खौफनाक जिसकी तफसीलात हैं, और इसहाक डार साहब का एक इकबाली बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि काजी फैमिली ने अकाउंट्स खोले और जिसमें उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 48 लाख डॉलर के लगभग जो रकम थी वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। और इसमें सरदार शमीम साहब ने शरीफ ख़ानदान के हक़ में फ़ैसला दिया बतौर रेफरी जज। और ये नैब का जो केस था, जो रेफरेंस था, ये क्वाश हो गया था। बाद में जब पनामा पेपर्स हुए तो फिर उसमें कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस केस को आप दोबारा देखें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे, मुशीर आलम साहब थे, तो उन्होंने भी इसको फिर कहा कि नहीं, अब ये कोई केस नहीं है, और इसको उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन वो जो सरदार शमीम साहब हैं, फिर उनको पता नहीं
किसी ने सिफारिश की होगी या शरीफ ख़ानदान का इतना ताल्लुक़ होगा उनके साथ। ज़ाहिर है अगर चीफ़ जज रिटायरमेंट के बाद लगाया जाता है और फिर नवंबर 2022 में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात होगी। उनको लगाया उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा, और इस पर फिर मैं बताऊं, गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं वो अदालत में गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकी गिलगित बल्तिस्तान में बतौर चीफ जज तैनाती के पटिशन जो है वो पड़ी हुई है, वो ज़ेरे मतलब समाअत है, अभी किस स्टेज में है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। तो ये इसका मैंने ये कहानी आपको, ये कहानी नहीं है, ये हक़ाइक़ हैं, ये मैंने चीज़ें आपको इसलिए बताई कि ताकि आपको ओवरऑल समझ आ सके कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये जो यानी आप ये कहते हैं ना जी सिर्फ जरदारी साहब यारों के यार हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, समझें आप, जो यहाँ पर यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, जो उनको उन पर एहसान करते हैं, वो भी उनको नहीं भूलते। और फिर ये जो सारी जॉब्स इस तरह की बांटी जाती हैं एक दूसरे को, ये एक पैरासाइटिक ग्रोथ होती है। मैं तकू न्याजी आखसूँ तू मैं को मालिक सड़े से, तो ये वो जो सारी बात है, ये सारा जो है वो ये बहरहाल ये तो एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम नदीम से भी मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़े से मैं आपको जो वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है वो बता दूँ। गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उन पर बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन वहाँ पर इसके अलावा और भी तब्दीलियाँ होती रही हैं। वो ये कि जब ज़मान पार्क में पुलिस आई थी इस्लामाबाद की गिरफ़्तार करने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, वो नाकाबिल ज़मानत वारंट के मामले पर, तो एक इल्ज़ाम लगा था कि गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है वो खड़ी थी वहाँ पर और उन्होंने रजिस्ट किया। उसके बाद वहाँ पर जो आईजी हैं उनको तब्दील कर दिया गया था और अली खटक साहब को उनकी जगह लगाया गया था। अब क्या हुआ है कि ये जो कुछ भी हुआ है आज या कल, उसके बाद फिर एक नई तकर्री की है शहबाज शरीफ साहब ने, और वहाँ पे अफजल भट्ट साहब को आईजीपी लगा के भेजा। ये ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, पंजाब से ये जा रहे हैं। और आज कुछ चीज़ें जो माजी में हम देख चुके हैं वो हुई हैं। आज गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पुलिस ने वहाँ पर सहाफ़ियों को निकाला, अरकान को निकाला, डिप्टी स्पीकर ने जाने की कोशिश की, उनको नहीं जाने दिया गया। असम्बलियों के अंदर पुलिस का दाखिल होना, सिक्योरिटी फोर्सेस का दाखिल होना, ये जो पिछला 1.5 साल है इस हुकूमत का यानी ख़ास तोहफ़ा है। ऐवान की तज़लील, और वैसे तो वोट का तकद्दुस, वोट की इज़्ज़त, वो शरीफ ख़ानदान और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, बुनियादी तौर पर ये हमारी इलेक्शन कैंपेन है, ये मुहिम है। लेकिन पंजाब असम्बली में भी पुलिस गई थी, वहाँ पर एक पिंडी से MPA थी, उनको इतना मारा पीटा गया था कि वो बेचारी 6 हफ्ते कोमा में रहीं और बड़ी मुश्किल से वो बची। परवेज़ इलाही साहब पर भी बारिश की गई घोंसों की और डंडों की, और उनका ये था बताया उन्होंने कि उनको एक हेयर लाइक फ्रैक्चर भी हुआ। जो डिप्टी स्पीकर हैं मज़ारी साहब, उन पर भी हमला हुआ था, उनको भी मार पीट की गई। जो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि गलत कोई भी करे, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, असम्बली के अंदर पुलिस का दाखिल होना, वहाँ पर मारना पीटना किसी भी रुकन को, चाहे वो किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, ये जमहूरियत के असूलों के ख़िलाफ़ है और उस ऐवान का जो तकद्दुस है उसको मजरू करने के मुतरादिफ है। तो बहरहाल इसमें होता रहा। और फिर एक और चीज़ हमें समझ में आती है कि ये जो हुकूमतें और ये जो सारे मामलात हैं, इसमें अदालतों का एक बड़ा अहम किरदार है। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे। जब डिप्टी स्पीकर वाली रूलिंग की बात थी तो तब उस वक्त जब वो फ़ैसला कालअदम करार दे दिया गया था, तो इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म ये कहा था कि इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उस वक्त इलेक्शन के बारे में जो भी बात थी वो, क्योंकि वो फ़ैसला ही कालअदम हो गया था, फिर उसके बाद 14 मई को उन्होंने अपना इलेक्शन जो है करवाने का ऐलान किया, लेकिन वो नहीं हुआ, अदालती फ़ैसला नहीं माना गया। तो अदालत इन्वॉल्व थी सारे इशू में। और फिर उसके बाद नून लीग तो ये कहती है कि जो शरीफ ख़ानदान का, नवाज़ शरीफ साहब का जो डिपार्चर था
उसमें भी आज मैं मरियम औरंगज़ेब साहबा का बयान पढ़ रहा था, उसमें वो कह रही थी कि असल गॉड फादर और सिसिलियन माफिया आसिफ सईद खान खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो वो भी यही कहती हैं कि अदालतें जो हैं वो इसमें इस्तेमाल हुई। आज़ाद कश्मीर में भी जो हुकूमत गई डिसमेंटल, वो जो सरदार तनवीर इलियास साहब की, वो उसमें भी अदालत जो थी वो शामिल थी। और पंजाब असम्बली में भी किसका वोट होगा, किसका नहीं होगा, कैसे हुआ, कहाँ पर इजलास होगा, फ्लैटिस में होगा, पंजाब असम्बली में होगा, वो सारे का सारा काम जो है अदालतों की मदद से ही हुआ। यानी मदद से मुराद यह है कि उनके फैसलों की रोशनी में। तो अब गिलगित बल्तिस्तान टोटल 33 अरकान, सीट डिस्क्वालीफाई होने से रह गए 32, और उसमें जो उम्मीदवारान आज जो आए वो राजा आज़म थे तहरीक इंसाफ के, और इंजीनियर मोहम्मद अनवर नून लीग के, हाजी रहमतुल्लाह JUIF के, और अमजद एडवोकेट जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो 32 में से 21 तहरीक इंसाफ के, लेकिन हाजी गुलबर कहते हैं कि उनके साथ 3 लोग हैं, तो आप वो 18 रह गए। तो उसके बाद अगर आप कंसिडर कर लें अमजद जैदी को जो डिप्टी स्पीकर थे उनको भी निकाल दें तो रह गए 17। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये जो बेसिकली मुलतवी हुई है हर चीज़, ये इसलिए कि बारगेन हो सके, जोड़ तोड़ हो सके। मैं नदीम से ताज़ा तरीन लेता हूँ इससे, लेकिन एक बात कहूँगा कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया गिलगित बल्तिस्तान का CPAC के हवाले से। तो वहाँ पर IMF से एग्रीमेंट के, स्टैंड बाई एग्रीमेंट के सिर्फ 2-3 दिन के बाद ही इस तरह की सिचुएशन कि वहाँ के जो लोग हैं, जो उनकी तरफ से जिस जमात को मुंतखब किया गया था उसको इस तरीके से हटाना, और उसमें जो जजेस हैं इधर से गए हुए, उनका चीफ जज साहब उनके इस तरह के, और फिर एक पुलिस ऑफिसर को यहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी हैं और IG हैं वो मरकज़ के ही होते हैं। तो ये उस एरिया में ये खौफनाक खेल है जो नहीं खेलना चाहिए। हुक्मरानों को ये पॉलिसी रिविज़िट करनी चाहिए, इसलिए कि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और CPAC के हवाले से बहुत अहम है। दुश्मन को मौका मिलेगा कि वो हम पर उठा सके। हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर में बहुत जुल्म होता है, वहाँ पर ये होता है, ये होता है, तो लेकिन ये जो कुछ आज हमारे यहाँ हुआ है, ये अगर आप देखें तो दुश्मन इसको किसी भी अंदाज में हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। ये इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। नदीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ और आप बड़े तहम्मुल से आपने सुना। अगर मैंने कोई बात गलत कही है तो काइंडली उसकी भी करेक्शन कर दीजिएगा। और मुझे ये बताइए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ओवरऑल पॉलिटिकल सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि लोगों ने जो वोट दिया था वो तो जिस पार्टी के लिए दिया था, अब उसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक्स और ये मरकज़ की तरफ से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कल हाफिज़ हफीज़ुर रहमान के साथ यहाँ पर मुलाकात और गुफ्तगू, और फिर उसके बाद ये सब कुछ होना, तो क्या वहाँ पर इस वक्त ताज़ा तरीन है, क्या आप हमें बताएंगे? बहुत शुक्रिया सनी साहब। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तो सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि आज कल का जो दिन था गिलगित बल्तिस्तान के बहुत गर्मा गर्म गुजरे। कल वज़ीर आला के नायली के बाद का फैसले के बाद आज बाकायदा शेड्यूल जारी हो जाता है और 3 बजे की पोलिंग के लिए टाइम रखा जाता है। फिर हाजी गुलबर खान साहब जो है वज़ीर शाबेक सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में जो है इलेक्शन जो वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से जो है वो इस्तदा करते हैं कि वो ये इंतखाब रोका जाए, क्योंकि ये जो है खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है। जिस तरह चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जस्टिस सरदार मोहम्मद शहीन खान साहब ने जो है स्पीकर जो थे हमारे नजीर एडवोकेट साहब से इस्तेफा किया कि ये कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि इतनी जल्दी में इलेक्शन शेड्यूल आपने जारी किया, जबकि आपके खिलाफ जो है आदम एतमाद की तारीख पहले ही चल रही है। तो इस पर इस मौके पर अदालत ने वाज़ेह किया कि गिलगित बल्तिस्तान रूल्स बिजनेस प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल नंबर 3 के मुताबिक इलेक्शन के लिए इंतखाबी शेड्यूल को जो है बजरे टेलीविजन अखबारात रेडियो। अच्छा, आपकी आवाज़ नदीम आपकी आवाज़ ठीक नहीं। ये जो अदालत की कार्रवाई है इसकी सारी रिपोर्ट TV पे चल चुकी है। मैं बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि ये आपको दोबारा कनेक्ट कर लिया जाए, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा कि पुलिस जो है उन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है, क्या इसको स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के हवाले किया है या अभी तक वहाँ पर पुलिस तैनात है? क्योंकि दोपहर में तो तमाम सहाफ़ियों को निकाल दिया गया, अरकान असम्बली को निकाल दिया गया,
फिर शाम में डिप्टी स्पीकर को भी जब वो आना चाहते थे तो उनको अंदर नहीं आने दिया गया। अब जो नए आईजी वहाँ पर भेजे गए हैं, इसकी क्या वजह है? क्या कौन कौन सी गिरफ्तारियाँ, कितने मुकदमे, आपको क्या वहाँ पर लोग बता रहे हैं? क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे? अच्छा समीर साहब, इस तरह की हमने तारीख में पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल देखी कि हमने असम्बली के तकद्दुस को पामाल होते हुए देखा है। अंदर पुलिस के चहल पहल हमने देखी, वज़रा को निकालते हुए देखा, साथियों को निकालते हुए देखा, ताले जो है वो बंद करते हुए देखे। एक अजीब सी सूरत हाल जो आज तक शायद हमने न देखी थी और न शायद इस तरह की हमने कभी यहाँ पे महसूस की कि इस तरह का अमल भी हो सकता है। आज एक बहुत भारी दिन हम कह सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान पर गुजरा है। और इवन यहाँ तक कि जो ऐवान के स्पीकर हैं वो दरवाजे पे खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि मैंने अपने घर जाना है, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस तरह की सूरत हाल, तो इस सूरत हाल से लोग जो है वो शदीद परेशान भी हुए। लोग गिलगित बल्तिस्तान, जैसे आपने पहले ही फरमाया कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो निहायत अहमियत हामिल भी है, भी है। इस तरह की चीजों को जो है हमारा हमसाया मुल्क जो हमारा दुश्मन है और बहुत ज्यादा उसको मनफी अंदाज में इस चीज को, हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज को पिक करता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है ये मुल्क, इलाके और कौम के लिए इंतहाई जो है वो नुकसानदेह साबित होती है। तो आज ये चीज हमें यहाँ पे समी साहब एक शिद्दत से महसूस हुई, जिस तरह की असम्बली के अंदर लोगों को जो है वो बाहर निकाला गया। मेंबरान असम्बली जो है वो एक दफा निकले, दोबारा स्पीकर इवन जो है वो अंदर नहीं जा सकते हैं। चले साथियों की तो हम बात करते हैं, बेचारे हर जगह में जो है वो पीछे होते हैं, हर जगह ये जो है धक्के खा रहे होते हैं। तो उनको निकाले, उससे इतना ज्यादा हम जो है वो महसूस, क्योंकि हमारे तो इन चीजों में लिखी हुई है, मगर मेंबरान असम्बली मौजूद स्पीकर साहब जो है उनको दरवाजे के अंदर, उनके घर के अंदर जो है उसको नहीं दिया जा रहा था। तो इस चीज से जो है, अच्छा अभी नदीम अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी जो कब्जा है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली पर, ये पुलिस का ही कब्जा है और स्पीकर वगैरह या कोई बंदा अमला अंदर जा सकता है? समी साहब, आज तो 5 बजे तक तो इंसान जितने मेंबरान थे, जितने वज़रा साहिबान थे, उनको हुक्मनामा जारी कर दिया गया था कैबिनेट डिवीजन से कि आप अपनी गाड़ियां जो है वो जमा करवा दें और गाड़ियां जमा करवा दें। और इस वक्त जो है असम्बली के अंदर कोई मेंबर असम्बली कोई जो है वो नहीं जा सका है और न गया है उसके बाद। अब जो 72 घंटे का टाइम दिया हुआ है जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो हुक्मनामा जारी किया है कि कल जो है नए शेड्यूल लाके कानून और आइन के मुताबिक बना के अदालत में पेश किया जाए और कानून और आइन के मुताबिक जो है इसको पब्लिश किया जाए। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ब्रेक पर जाना, हमारे साथ ही रहिए। साबिर शाह साहब भी हमारे साथ हैं, जब वापस आते हैं तो उनसे भी तबसरा और तजिया लेते हैं, क्योंकि वो भी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं बहुत वो जानते समझते हैं और हर चीज़ को। और ख़ास तौर पर ये जो बात है कि ये जब हुकूमत वहाँ पर चेंज हो रही है तो चीफ़ जज जो हैं ये वो हैं जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल में बतौर रेफरी जज एक शरीफ ख़ानदान को बड़ा रिलीफ दिया था, और वहाँ पर इन्हें चीफ़ जज भी शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उन्होंने इसको लगाया। और गिलगित बल्तिस्तान की जो वज़ीर आला हैं, जो इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर थे, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस तकर्री के ख़िलाफ़ पिटीशन भी दायर की। तो बड़े अजीब ये हुस्ने इत्तफ़ाक़ात हैं। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा और हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है उस पर बतौर ख़ास नज़र है, इसलिए कि ये ऐसे ही वाक़यात हैं जो इससे पहले पाकिस्तान में हुए, जो इससे पहले आज़ाद कश्मीर में हुए, अब गिलगित बल्तिस्तान में वो हो रहे हैं। और साबिर शाह साहब भी हमारे साथ हैं। साबिर शाह साहब, आप इस हवाले से कुछ अगर ऐड करना चाहें तो। सर, तो बहुत सारी बातें आपने की और हमारे दोस्त ने की जो गिलगित से बोल रहे थे। मेरे लिए तो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है कारगिल और सियाचिन भी करीब है यहाँ से पर पंजाब पर चाइना का इलाका शुरू होता है और ये सारा सीपेक का रूट है। और कल को अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट और ज़्यादा लग सकते हैं।
जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं, आवाम की मुश्किलात को हल कर सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा है, ग्लेशियर बहुत आला है, सयाहती पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाका है और अनएक्सप्लोर्ड है। अभी तो डेवलपमेंट वहाँ होनी शुरू हुई है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो और वो भी सियासी बुनियादों पर, तो आई मीन इट इज़ नॉट फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। और मतलब सम अप तो मैं यही करूँगा कि जहाँ जहाँ को पीटीआई के सिंपथाइजर मौजूद है, जो कोई आंख दिखाता है या गर्दन उठा के बात करता है, उसे रिप्लेस किया जा रहा है और तरीके मुख्तलिफ हैं। और बात होती हुई अदालतों तक ही आ जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस है और जितना मर्जी मेरा ख्याल है जो वज़ीर आला जिन्हें मज़ूल किया गया है वो जितना मर्जी है कहते हैं कि शरीफ खानदान का बहुत ज़्यादा ताल्लुक था चीफ जज से। I don't think it's going to be an easy case to decide, or I don't think it's going to be easy for the Supreme Court to rule in his favor और उन्हें वाकई दोबारा उसी सीट पे तैनात कर दिया जाए। तो ये सिचुएशन है यहाँ अकेली। अच्छा, ये शाह साहब अब बड़ा अजीब ये है, हुस्न इत्तफाक ही होगा कि जो हुदैबिया पेपर मिल का केस है उसमें बतौर रेफरी जज सरदार शमीम साहब ने बरी किया शहबाज शरीफ साहब को, नवाज़ शरीफ साहब को, और फिर वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। 2019 में रिटायर हुए वो। तो 2022 में नवंबर में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, अभी भी वज़ीर आज़म हैं, तो उन्होंने उनको वहाँ पर चीफ जज लगा दिया। तो ये बड़ा एक हम तो ये सुनते थे कि जरदारी साहब दोस्तों के दोस्त हैं, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज साहब भी यारों के यार हैं। जी हाँ, उनकी पुरानी हिस्ट्री है, दोस्तों के दोस्त भी हैं, दुश्मनों के दुश्मन भी हैं, और जरदारी साहब ये चीज़ें उनसे सीखी हैं क्योंकि ये ज़्यादा पुराने खिलाड़ी हैं सियासत में जरदारी साहब से। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। और बादल नज़र में हाइंडसाइट में जी हाँ, लॉयल्टीज पे ऑफ तो करती हैं समी साहब, दोस्तियाँ पे ऑफ करती हैं, और अनडिस्प्यूटेड लॉयल्टी जो है जिन लोगों की होती है वो टॉप सीट्स पे आ जाते हैं, बेशक रिटायर हों। इसमें कोई एक मिसाल तो नहीं है। और ये जो सेंडिंग पुलिस इनसाइड असम्बली गिलगित बल्तिस्तान, और अभी हम नदीम को सुन रहे थे कि अभी तक सूरत हाल ये है कि कोई वहाँ पर नहीं जा सका, स्पीकर नहीं जा सके, डिप्टी स्पीकर बाहर खड़े हुए नज़र आए। तो ये जो इमेजेस हैं, ये पाकिस्तान में हमारा जो सिस्टम है उसके लिए कोई नेक नामी का बायस तो नहीं बनेंगे ये? जी दुरुस्त फरमा रहे हैं। एंड अगेन हैविंग सेड दैट, आई मीन ये अब इस्लामाबाद में जो हो रहा है, जो लाहौर में हो रहा है, और बहुत सालों से हो रहा है, दहाइयों से हो रहा है, ये कोई नया काम तो नहीं हुआ समी साहब। जो देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि जो सबसे ताकतवर हल्के हैं ये तो उनके सोचने का मुकाम है ना कि जब किसी को पकड़ा जाता है, जब मैप बनाई जाती है, बयान लिए जाते हैं लोगों से, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का जब बयान होता है, हकीकत भी होती है, कागजात भी होते हैं, फाइल्स भी होती हैं, लोग अंदर भी होते हैं, फिर जमानतें भी हो जाती हैं। नहीं, लेकिन ये जो शाह साहब ये इसाक डार साहब का मैजिस्ट्रेट के सामने ही बयान था। लाहौर हाई कोर्ट ने, रेफरी जज ने ये क्वाश किया, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का बेंच था जिन्होंने ये सब कुछ ख़त्म किया। तो ये तो फिर जो कुछ भी हो कानूनी तौर पर हुआ, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते, ये तो इसके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बराह रास्त उन्हीं पर है जो इसको हैंडल कर रहे थे, जो नज़र आ रहे थे हैंडल करते हुए। जी यही तो खूबसूरती है कि सब कुछ कानूनी तौर पर ही हो रहा है। इमरान खान को जो हटाया गया है वही 15-20 लोग थे ना जो उनके साथ पहले मिले और बाद में वो अलहदा हो गए। नहीं तो जाहिर है वो देखें, अब जब लॉयल्टीज़ बदलती हैं मेंबरान की, चाहे पैसे की बुनियाद पर, और इसमें देखें मैं ये समझता हूँ कि लालच का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। बाकी को हीरो बनने के लिए जो मर्जी बातें करता रहे, लेकिन लालच जो है वो सबसे ज़्यादा होता है ओहदे, क्योंकि ये जो इलेक्शंस पे इतना खर्चा आता है, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपया, ये भी तो कमाना है ना किसी ने। तो उसके लिए तो सिर्फ जो एक लालच है, जो ग्रीड है, दैट मेक्स देम मूव। क्यों लीना, व्हाट डू यू से? अच्छा समी साहब, आपने बातें तो बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है। सवाल मैं करूँगी शाह साहब आपसे। देखिए ये जो सारा केस है सीएम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, मुझे ये बताएं, उनकी फेक डिग्री की बात की जा रही है। फेक डिग्री थी तो ये फैसला दिया गया ना, नाहल उन्हें किया गया। अब देखें वो इतनी देर से सीएम गिलगित बल्तिस्तान भी रहे, उनके पास फेक डिग्री भी थी, वो वहाँ के वज़ीर आला भी थे, वो इख्तियारात को भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन थी तो गैर कानूनी एक पोस्ट में थे ना वो। और दूसरी चीज़ ये है जो रेफरी जज की समी साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि उन्होंने जो भी फैसला दिया होगा वो आईन और कानून के मुताबिक ही
लिया होगा, और इसहाक डार जब बाहर आते हैं तो वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं मुझसे तो ज़बरदस्ती लिया गया था ये सब कुछ। अब आप इस पर अपना दें, आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है? आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, जब उन्हें लगाया गया तो उस वक्त डिग्री कहाँ थी? उस वक्त डिग्री नहीं देखी गई। ये पहले लगा दिया जाता है, आदमी 2-3 साल सर्व कर लेता है, फिर किसी बुनियाद पे हटा दिया जाता है। ये तो आपके कानून का आलम है। और जहां तक आप मैजिस्ट्रेट के 164 के बयान का हवाला दे रही हैं जो इसहाक डार साहब ने दिया था, जिसको बाद में क्वैश किया गया कोर्ट में, तो समी साहब ने और मैंने ये आज से 20-22 साल पहले ये सारे तमाशे देखे हैं। कोई एक तमाशा नहीं है। इसहाक डार साहब को एक दफा आगे भी बेनिफिट किया गया था। ये गालिबन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे, तो जस्टिस कयूम की अदालत में केस था शाहिद नबी मलिक वर्सेस इसहाक डार। ये इनका पहला इलेक्शन था। तो पब्लिक सीट होल्डर इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, लेकिन इसहाक डार साहब ने लड़ा और केस जीता भी। हालांकि शाहिद नबी मलिक और मलिक कयूम मोहल्लेदार है टेम्पल रोड मजंग पे, और पुराने ताल्लुकात थे। तो ये भी सभी साहब ने देखा होगा, उनको याद होगा। लेकिन चूंकि शरीफ खानदान की एक प्रावेस है, जुडिशरी पे उनका बहुत ज्यादा होल्ड भी रहा है, उससे गिले भी करते हैं। लेकिन गिले वो उस वक्त करते हैं जब उनकी वहां पे चले ना, और चलती कब नहीं है? जब जुडिशरी के ऊपर भी कोई बैठा होता है। तो अब मैं कितनी और खुल के बातें करूं, ठीक है, ये तो होता आ रहा है। मैं एक शाह साहब, नहीं आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। मैं जो नदीम है इनसे पूछता हूँ। नदीम, अब ये बताइए कि हाजी गुलबर जी बनेंगे या, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में भी कुछ ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि राजा ये जो पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया है, और ये अनवर साहब जो हैं, इंजीनियर अनवर साहब, ये नून लीग के हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी इत्तलात हैं कि जो हाजी हफीज़ुर रहमान साहब हैं उनकी भी नहीं बनती अनवर साहब से, और वो भी नहीं चाहेंगे कि ये बने। तो अभी जो खिचड़ी बनी है, इसमें आपको क्या लगता है कि किसके सर सेहरा सजेगा? सनी साहब, इस पे सूरत हाल अब कुछ बातें ये सामने आ रही हैं कि हाजी गुलबर जो हमारे साबका वजीर सियाहत थे, इन्होंने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हुआ है, और इनका ये दावा है कि इनके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 3 मेंबरान अगर मजीद जुड़ जाते हैं तो ये जो है अपने सर जो है वो उसका सेहरा जो है वो वज़ीर आला का सजाएंगे। अगर यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि इस वक्त जो पीटीआई की जो करंट सिचुएशन है वो 21 मेंबरान जो हैं इस वक्त, तो वो पीटीआई के हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के 3 हैं, पीएमएलएन के 3 हैं। यानी अगर हम इन चारों को मिलाएं तो अपोजिशन के कुछ बन जाते हैं। उनकी यानी डबल अक्सरियत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक। अगर ये नहीं टूटते हैं तो सेहरा लाजमी जो है। लेकिन नदीम, ये जो अब जाहिर है भट्ट साहब गए हैं नए आईजी, तो कुछ इन्होंने भी तो कुछ काम करना है ना। अब ये ऐसे तो इनको यहाँ से उठा के तो आईजी बना के नहीं भेजा, और अगर अरकान असम्बली को दाखिल नहीं होने दिया गया और पर्चे भी बन रहे हैं, पता चला है कि 16-16, 17-17 और पता नहीं कितने करप्शन के पर्चे हैं, तो वो उसका चमत्कार भी तो हमें नजर आएगा ना। अब आप तो बिल्कुल सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। आज सूरत ये है कि ये क्योंकि जो नए हमारे आईजी साहब तैनात हुए, ये पहले गिलगित बल्तिस्तान के डीआईजी रह चुके हैं यहाँ पे। पहले भी इन्होंने जो है अपने खिदमत गिलगित बल्तिस्तान में सरअंजाम दी हैं। अब ये कब वक्त होगा कि अगर हम ये कहते हैं कि इसमें जो है कोई ये अपना किरदार अदा करें। मगर आज की सूरत हाल जिस तरह की है, आज जो जिस तरह की पुलिस असम्बली में थी, जितनी तादाद थी, और इतनी तादाद की अजीब सूरत हाल बनी हुई थी कि मेरे ख्याल में पूरे गिलगित बल्तिस्तान की तो पुलिस फोर्स में एक बड़ी तादाद आज असम्बली ले गई थी, उसमें खवातीन पुलिस भी थी। अब ये जो है क्या इसका खिचड़ी पक रही है, क्या बनेगा इससे? ठीक है, तो ये थोड़ा नहीं ठीक है, आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, आप एहतियात से बात कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलाका भी ऐसा है, पहाड़ी इलाका है। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, सबको महफूज रखे, अपना ख्याल रखिए, और गुफ्तगू जो है वो मोहतात होकर कीजिए, इसलिए कि अगर आईजी साहब नए आए हैं तो डेफिनेटली कोई असाइनमेंट लेके ही आए होंगे। तो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना, वापस आते हैं। तो लाहौर सुना डूब गया, और पता नहीं शाह साहब भी अपने घर की छत पर हैं, स्काई पर नहीं आ सके क्योंकि हर जगह पानी पानी है। तो वैसे तो हम ये सुनते थे कि फ़लाँ बंदा शर्म से पानी पानी हो गया, लेकिन यहाँ पे तो वैसे ही पानी की ज़्यादती बहुत है, ये कोई शर्म से लाहौर पानी पानी नहीं हुआ। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा और फिर गुफ्तगू जारी रहेगी।
वेलकम बैक। साबिर शाह साहब, लाहौर कहते हैं डूब गया और अभी थोड़ी देर बाद एक और बारिश का स्पेल है। हमारा जो बोल ऑफिस है उसमें भी 3-3.5 फुट पानी है और हर तरफ यानी एक एक्सपोज हुआ है कि कोई आबिए वो उसका निकासी का कोई वहाँ पर नहीं है, पानी का प्रोग्राम, कोई बंदोबस्त। तो आप सुना है आपका भी सारा मामला ख़राब हो गया, आप भी अपने घर की छत पर हैं या ऊपर वाली मंजिल पर हैं? सर मैं छत पे तो नहीं हूँ, लेकिन अभी तक यूपीएस आ रहा है। बहुत सारे घरों में तो यूपीएस भी जो उसकी बैटरीज वगैरह फेल हो चुकी हैं क्योंकि लाइट नहीं है, और इंटरनेट की जो तारें हैं वो भी डिसरप्ट हो चुकी हैं बहुत सारे इलाकों में। तो अब मसला ये है कि देखिए 26 जून को भी बारिश हुई थी 226 मिलीमीटर। अभी गटर काफी हद तक फुल थे। अब 291 मिलीमीटर बारिश हुई है 10 घंटों में लाहौर में, which is a record for the last 30 years here. So it rained cats and dogs, rained lashed Lahore like anything. 8-9 बंदे मेरे ख्याल है जान से चले गए, जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशंस भी हैं, करंट लगने से भी लोग गए हैं। अभी 48 घंटे का स्पेल अभी और बाकी हम सुन रहे हैं। अब आपको वजह बता दूं कि 35-40 साल से ये लाहौर डूब रहा है बहुत ज्यादा। क्यों? मुगलिया दौर में लाहौर के अंदर नाले और नालियों का बड़ा मजबूत निजाम था। वहां पे प्लाजे और हजारों दुकानें बन चुकी हैं सियासी सरपरस्ती की वजह से, गुंडागर्दी और पुलिस की वजह से और मुतल्लिका इदारों की करप्शन की वजह से वो जो नाले और नालियां हैं वो तो कवर हो चुकी हैं। तो पानी का निकास कैसे होगा? सो इवन अ ड्रॉप ऑफ रेन इज इनफ टू ट्रांसफॉर्म लाहौर इनटू अ पूल ऑफ वाटर, जो हुआ इस वक्त। जितने अंडरपास वगैरह बन रहे हैं उन्होंने कलई खोल के रख दी है जिला इंतजामिया की और गवर्नमेंट की। So it is not the fault of just one government. ये शाह साहब अभी आप फरमा रहे थे कि मुगलिया दौर में बहुत यहाँ पर नाले और नालियाँ और पता नहीं क्या कुछ था, तो अभी भी मुगलिया दौर ये वापस आ गया है, तो वो नाले और नालियाँ बहाल नहीं कर रहे वो? सर उसके प्लाजे बन गए, हजारों दुकानें बन गई जिनकी कीमतें करोड़ों रुपए तक चली गई। आपका मतलब है कि ये मुगल शहजादों ने खुद अब इमारतें बना ली उनके ऊपर? जी मुगल शहजादे ही है ना। अदालतों से स्टे ले लिए, अदालतों से फैसले ले लिए, भारी भरकम फीसों पे वकील कर लिए, तो बोलेगा कौन? इदारे तो शामिल है, फाइल्स क्लियर हैं, और आपको ये चीजें हर लाहौर की हर सड़क और गली में मिलेंगी। तो पानी का निकास कैसे होगा? ये तकरीबन 2 करोड़ का शहर है समीदा, देयर इज नो प्लानिंग। लेकिन तो वो पता ये भी पता चला है कि जो वजीर है निगरान वो बाल्टियां लेके सड़कों पे निकल आए हैं पानी हटाने के लिए, और उसमें वहाब रियाज तो बहुत तेज आगे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से वो बूट भी ले लिए हैं। कुछ इस किस्म की कहानी भी चल रही है। ये टेलीफोन पे भी अपने इंटरनेट पे देखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी बिजी हैं, उनकी कैबिनेट भी बिजी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शहबाज शरीफ साहब वो लंबे बूट पहन के लक्ष्मी चौक आ जाया करते थे आधे घंटे के लिए। तो अब मसला ये क्या कर लेंगे बाल्टियां लेके? बाल्टियों वाला काम नहीं है समी साहब। इस पानी को तो धूप सुखा सकती है, और ये तो जेन्युइन मॉनसून है, टोरेंशियल रेन्स हैं ये, ऊपर से क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। अभी तो आगे सैलाब आने वाले हैं, उसमें आगे देखिए क्या होता है। अल्लाह माफ करे, मुझे लगता है सैलाब बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल है। तो शाह साहब ये इस हवाले से तो एक मनसूबा बंदी की जरूरत है। तो निगरान जो है इनके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है कि ये कोई ये तो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए या डे टू डे अफेयर्स। तो अब ये क्या होगा फिर? ये तो हम लाहौर जो है वो तो फंस गया है एक सूरत हाल में। निगरान कोई कानूनी आइनी तौर पर मनसूबा बंदी नहीं कर सकते, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, और लेकिन वो जिस तरीके से निकल आए हैं बाहर, ऐसा लगता है वो तो 5 साल के लिए आए हैं। देखिए गुजारिश ये है कि इसमें मनसूबा बंदी या मनसूबे के लिए फंड्स को डोल आउट करना इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी नीयत इंपॉर्टेंट है। अगर नीयत मेरी ये है कि मैंने सिर्फ सियासी काम करने हैं तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ लाहौर नहीं है, ये पूरा लाहौर और ये पंजाब और इस तरह बाकी सूबों में भी यही हाल होगा। रिवर बेड्स के ऊपर सोसाइटीज बन गई हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, जिनको लीगल कवर दिया गया है। वहां पे कच्ची आबादियां भी हैं। जब सैलाब आएगा मुझे बताएं क्या पोजीशन बनेगी वहां पे। तो ये चीजें आपके सामने हैं, तो पहली दफा नहीं होगा, ये होता आ रहा है, होता रहेगा। और यहाँ एक नीयत की जरूरत है, हमारी प्रायोरिटी नहीं ना है ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। बारिश होगी तो हम बाहर निकलेंगे, उससे पहले ना हम नाले और नालियां देखेंगे कि कौन सी कवर हुई है, कौन सी जगह पे कम से कम 25% तो खाली करवा दें। 25% भी बेहतरी हो जाए तो चीजें बहुत बदल जाएंगी। गटर तो उबल चुके हैं, आई मीन वो तो दे आर फिल्ड टू द ब्रिम।
वो तो ओवर कैपेसिटी हो चुकी है गटर्स की, जो लाहौर के गटर्स है। तो पानी क्यों नहीं होगा? मैं बड़े पॉश इलाके में रहता हूँ लाहौर के, और यहाँ पे तकरीबन सुबह 1 फीट पानी था, 1 फीट पानी था। अभी तो बारिश शुरू हुई थी, तो जो अंदर, मैं तो उधर तो जा ही नहीं सकता ना। मैं जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, जो मेन लाहौर है, वहाँ तो 2-3 फीट पानी होगा। उधर जेल रोड पर हमारा ऑफिस है, उसके साथ नहर पे, तो हमारे ब्यूरो चीफ खावर से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहा था कि ऑफिस के अंदर 3.5 फुट पानी है और हम लोग बाहर सड़कों पे खड़े हैं और उसमें वो भी पानी में डूबी हुई हैं। और परेशानी ये है कि वो जो सारा इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसके अंदर अगर खुदा न खास्ता वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि को 8-9 अमवात की भी इतला है, तो ये तो बड़ी एक संगीन सूरत हाल है। और अभी एक नया स्पेल और फिर उसके बाद ये पूरा मॉनसून का जो सीज़न है, ये तो एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है। हमेशा भी कैन बी अ प्रोलॉन्ग्ड मॉनसून। अब मौसम बदल चुके हैं, क्लाइमेट चेंज है बहुत ज्यादा। और आपका ऑफिस जहाँ पे है वो तो बड़ा पॉश इलाका है लाहौर का, बड़ा खूबसूरत इलाका है। अगर वहाँ आप ये सिचुएशन बता रहे हैं, मैं तो उधर जा ही नहीं सकता ना गाड़ी निकाल के। जी जी। तो यहाँ तो गाड़ियां फंस जाएंगी। तो अगर वहाँ ये हाल है, तो आप मुझे बताइए कि जो लाहौर, जो मेन सिटी है, लाहौर की मेन सिटी, वहाँ पे क्या हाल होगा? इलेक्ट्रोक्यूशन, अल्लाह ताला बचाए, मतलब करंट दौड़ा होगा, दीवारें गीली हैं, बरसात का मौसम है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है मुझे बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीएस भी लोग अफोर्ड नहीं कर रहे, तो यूपीएस की भी बैटरी डेड हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अलीना, आप भी तो लाहौर से हैं। सिर्फ मैं लाहौर से हूँ, मैंने लाहौर में बड़े प्रोग्राम किए हैं। मेरी जब भी किसी एमएनए से बात होती थी, या इनफैक्ट उस वक्त वज़ीर आला थे वो शहबाज शरीफ साहब थे, तो जब मेरी उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि बिल्कुल ये बड़ा ज़रूरी मसला है, लेकिन ख़ासतौर पर 2-3 एमएनए से मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि अगर हम अंडरग्राउंड सारे पैसे लगा लेंगे तो फिर लोगों को क्या नज़र आएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर हमने पैसे लगाने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी आप देख लें कि इन्होंने 90 अरब जो है वो अराकीन को दिए हैं डेवलपमेंट के लिए। अब देखें वो इसकी डेवलपमेंट करते हैं कि क्या नहीं करते। अगर ये 20 अरब दे देते और पंजाब में इलेक्शन हो जाते और इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, तो मेरे ख्याल में चीज़ें मुख्तलिफ होती। और शाह से बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत प्रोजेक्ट हैं पानी के हवाले से, अंडरग्राउंड सीवरेज के हवाले से, जो पिछले पता नहीं कितने सालों से पड़े हुए हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक और पता नहीं कौन कौन इसमें शामिल है। लेकिन कोई फिर बात आ जाती है, जब एमएनए और एमपी के पास पैसा जाता है तो वो कहते हैं हम वो चीज़ करेंगे, एक सड़क बनवा देंगे, एक नाला बनवा देंगे, एक गली बनवा देंगे, लेकिन वो काम नहीं, जो नजर आएगी ताकि उनको वोट मिल सके। सो इसमें नीयत का भी बड़ा अमल दखल है। बहुत शुक्रिया अलीना। शाह साहब, आपका भी शुक्रिया। नदीम हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल अजीज़ के ये हालात हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे। लेकिन बहरहाल निगरान हुकूमत का काम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कराना है, वो कोई बड़ी मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। अगर वो चाहें भी तो कानून उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता, उनके हाथ बंधे हुए हैं। तो ये उनके लिए भी इस तरह आजमाइश का मौका है कि कानून और आइन उन्हें एक काम करने का इख्तियार नहीं देता। हालात जो हैं, मारूजी हालात उन्हें कंपेल कर रहे हैं कि वो कुछ काम करें इस तरह का। तो बड़ी एक संगीन सूरत हाल। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, फिर कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।